चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। भाई देखिए, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जो नया चैप्टर हमारा है वो है आपका मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप इस चैप्टर के अंदर अगर आपसे इसकी इसका पूछा जाए कि भाई इसका वेटेज क्या रहता है आपके एग्जाम में, वो आप जानते हैं नॉर्मली। तो 4-5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ज्यादा कितने भी बन जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा मैटर है कि हमारा इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनता है। अब हम जब मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार आपको ये बता दूं कि भाई मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। फिर हम आज इसके जो लिटरेरी जो सोर्सेज है मौर्य साम्राज्य के, उसको कंप्लीट अपना करेंगे। एग्जाम का एक दृष्टिकोण, पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे जो चैप्टर है उसको एक बना लीजिए पहले ही, क्योंकि अगर एक बार एग्जाम के अंदर आपका एक दृष्टिकोण बन गया इसमें कि भाई किस टाइप से आपका पेपर बनता है यहाँ से मौर्य में, तो वो आप फिर अच्छा कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि सबसे पहला हमारा पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोतों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई साहित्यिक स्रोत जो हमारे हैं वो हमारे ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत भी हमारे आते हैं, बौद्ध साहित्यिक स्रोत भी हमारे आते हैं, जैन साहित्यिक स्रोत भी हमारे आते हैं। तो तीनों की तीनों आते हैं साहित्यिक स्रोतों में, तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या फिर तमिल की भी बात करेंगे, तमिल ग्रंथ भी हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, जो आपके जो है मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और सोर्सेज में आपका ये पुरातत्व वाला, क्योंकि आप मौर्य काल के अंदर आप जब देखते हैं कि भाई मौर्य काल में एक नई चीज क्या आई, नई चीज आपके लिटरेचर सोर्सेज के साथ साथ में पुरातात्विक स्रोत, यानी कि दोनों के दोनों लिटरेचर भी मिल रहा है मौर्य काल में और पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं, दोनों की दोनों चीजों अवेलेबल यहाँ पे हो रही है। देखिए, अगर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे तो वैदिक काल के अंदर आपने क्या देखा होगा कि वैदिक काल के अंदर आपको कोई भी पुरातात्विक स्रोत ज्यादा जानकारी में नहीं आता है, और जो लिटरेरी जो सोर्सेज आते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज भी आपके मौखिक भाषा के आधार पर ही वो बनाए गए हैं। चाहे ऋग्वेद की बात करें, चाहे उसके बाद के वेदों की बात करें, वो मौखिक आधार पर बनाए गए हैं। तो वहां पर भी आप पुरातत्व की एक कमी वहां पे आप दिख रहे हैं कि वहां कमी है। उसके पहले आप जब आपने उसके पहले जब आप हड़प्पन टाइम फेज के अंदर आते हैं, तो हड़प्पन टाइम फेज के अंदर आपने एक चीज देखी कि वहां पे कुछ हमें अभिलेख तो जानकारी में आए हैं, अभिलेखों की जानकारी तो हमें वहां पे कुछ हुई है, लेकिन जो अभिलेख हमें वहां पे जानकारी में आए हैं हमारे, वो अभिलेख अभी तक हमारे पढ़े नहीं गए हैं, उनको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो वो हमें उस लिपि का जानकारी अभी नहीं है जो हड़प्पन सभ्यता के अंदर। तो वहां पर भी जो हमें वहां पे बहुत सारे ये साइट्स मिली है, चाहे धोलावीरा की बात करें, कालीबंगा की बात करें, राखी गढ़ी की बात करें, बनावली की बात करें, बहुत सारी साइट्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब या पाकिस्तान के अंदर, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान के अंदर भी आपको प्राप्त हुए हैं। तो वहां पे पुरातात्विक स्रोत आप देखते हैं। तो जो यहाँ पे आप मौर्यन डायनेस्टी के अंदर आप यहाँ पे आते हैं, और जो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर आपको अर्थ से आपको एक आइडिया लगा होगा कि अर्थ मतलब ये नहीं है कि ये पुस्तक जो है इकोनॉमी के आधार पे बनी हुई है, इकोनॉमी के आधार पे नहीं है, ये राजनीति के बारे में जानकारी देता है, ये और सब चीजों के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है। तो यानी कि लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पे हमारे आते हैं, चाहे इसमें हमारे हिंदू साहित्य की बात करें, चाहे बौद्ध साहित्य की बात करें, चाहे जैन साहित्य की बात करें, चाहे विदेशी साहित्य की बात करें, तो ये सभी सोर्सेज हमें मिलते हैं। मैगस नहीं जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उस समय में भारत का यूनान के साथ में, रोम के साथ में व्यापारिक संबंधों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो मैगस्थनीज उल्लेख करता है भाई अपना पुस्तक इंडिका के अंदर, और आगे चलकर आप देखेंगे मैगस्थनीज के बाद में भी आगे चलकर बहुत सारे ऐसे जो है यूनानी रोमन लेखक हमारे आएंगे, यूनानी रोमन लेखक हमारे आएंगे, जो हमें इस चीज की, जो हमें इसकी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि मौर्यन साम्राज्य के अंदर, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर किस प्रकार से हमारा जो है किस मौर्यन डायनेस्टी के अंदर हमारा जो यहाँ पे जानकारी के जो साधन है वो कौन कौन से है। तो विदेशी साधन भी बहुत सारे हैं। तो इसको तो आप कैटेगरी जब आप इसकी बनाओगे तो कैटेगरी में सोर्सेज को 3 तरीके से आप कैटेगराइज करोगे इसको, है ना। तो पहले यहाँ पे आप इसको साहित्य में रखेंगे, दूसरा आप यहाँ पे इसको पुरातत्व में रखेंगे, और तीसरा यहाँ पे इसको विदेशी साहित्य को थोड़ा अलग आप करेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारे साहित्य है, तो इस साहित्य को भी आप आगे चलकर 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर, जो कि बौद्ध साहित्य के अंदर, जो कि आपका जैन साहित्य के अंदर। यहाँ पे जब आप पुरातत्व देखते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी के अंदर पुरातत्व का भरमार है, चाहे अशोक के दीर्घ शिलालेखों की बात करें, जो आपके जो है चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे आपकी महाराष्ट्र की बात करें, चाहे जो हमें उड़ीसा की बात करें, धौली और जोगढ़ नामक जो हमें वहां पे साइट्स मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों का तो यहाँ पे एक भंडार लगा हुआ है। तो उसमें मेजर एडिक्स हो, चाहे इसमें माइनर एडिक्स हो, या इसमें पिलर हो या केव्स वगैरह हो, जो हमें जानकारी के यहाँ पे साधन हमें प्रोवाइड होते हैं। तीसरा हमें यहाँ पे विदेशी स्रोतों में मैंने नाम लिया है, जो सेल्यूकस निकेटर का एक नाम पढ़ेंगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को हम देखेंगे ना, तो वहां पे एक नाम आएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जब आप देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संघर्ष होता है और कुछ चीजों का वहां पे हमारा आदान प्रदान होता है, तो वहां पे आप देखोगे सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आ जाता है। तो ये उसका मेगास्थनीज जो है, सॉरी मेगास्थनीज उनके दरबार में आ जाता है। तो मेगास्थनीज जो था उनका दूत था, मेगास्थनीज जो था उनका दूत था। तो ये अपने जानकारी देता है। अब कितनी सटीक जानकारी देता है, कितनी सटीक जानकारी नहीं देता है, वो हम डिटेल में अब कौटिल्य में जाएंगे या मेगास्थनीज की इंडिका में जाएंगे, वहां पे हम एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपका एक पूरा का पूरा एक इमेज सेट हो जाना चाहिए कि हमें मौर्य साम्राज्य में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। देखिए, आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, कोई एक एग्जाम छूटता है दूसरे एग्जाम में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्योंकि कितना सारा मैटर हमें प्रोवाइड होता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहली बात कि कौटिल्य एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, कि इसके बारे में ही आपको प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इनके हम भाग पढ़ते हैं कि 15 अधिकरण हमारे आते हैं। उन 15 अधिकरण में किन किन चीजों की जानकारी मिलती है हमें, कि पहले भाग में क्या मिलता है, दूसरे भाग में क्या मिलता है, तीसरे भाग में क्या मिलता है, चौथे भाग में क्या मिलता है। तो इस प्रकार हम 15 के 15 अधिकरण यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर हम जब इसके भागों के अंदर ही हमारे सप्तांग सिद्धांत आते हैं, तो भागों में ही हम सप्तांग सिद्धांत देखते हैं। भागों के अंदर ही हम यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत देखना शुरू करते हैं कि भाई जो है सर का संबंध किससे है, नाक का संबंध किससे है, कान का संबंध किससे है, मुंह का संबंध किससे है, बाजुओं का संबंध किससे है, जंगा का संबंध किससे है। तो इसी के अंदर से हम इसमें डिवाइड करते हैं इसको पार्ट्स में। वो पार्ट्स में डिवाइड करके कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद जब आप मेगास्थनीज की इंडिका पे आते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि कई सारी चीजों में तो आप देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इनके अंदर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, समानताएं देखने को मिलेगी। लेकिन आप कई जगह आप देखेंगे कि इनके अंदर वो समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनके कई जगह आप देखेंगे इनके अंदर वो समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी। भ्रामक विवरण जो है मेगास्थनीज यहाँ पे अपना देता है, वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये तो आपने छोड़ना नहीं है। इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, कई सारे और हमारे स्रोत मिलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, या फिर आप विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अलावा कई सारे जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में जब आप यहाँ से हम एक कवर करते हैं, क्योंकि हमारा एक टारगेट रहेगा स्टूडेंट कि मौर्य जो साम्राज्य जो चैप्टर है, मौर्य डायनेस्टी जो चैप्टर है, इसको हम जो है आज आपका ट्यूसडे है, और आप मान के चलिए इस चैप्टर को आपने जो है संडे तक कंप्लीट करना ही करना है, हर हाल में कंप्लीट करना है। और संडे तक ये मानना कि स्टूडेंट हमारा तो कंप्लीट होगा ही होगा, हमारी क्लास के साथ में आप लोग भी इसको अपने को कंप्लीट मान के चलना। फिर हमारा इसके अंदर सेकंड, जब इसके अंदर हम आगे हम जाते हैं भाई, फर्स्ट क्लास तो आपका लिटरेरी सोर्सेज पे, सेकंड आपका इसके पुरातात्विक स्रोतों पे, थर्ड इसका जो है आपका पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को लेकर हमारा इसके अंदर थर्ड सेशन रहने वाला है। और फोर्थ सेशन जो हमारा रहेगा वो प्रॉपर अशोका से रिलेटेड होगा, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अशोका के बारे में पढ़ेंगे, उनका कि उनके परिवार के बारे में, उनके द्वारा जो जो योगदान वहां पे आप देखते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें अशोक के बारे में आपको पढ़नी होती है। इसके बाद आप देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन हमारा कैसा था, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, स्थानीय प्रशासन कैसा था, उन प्रशासन को आप देखते हैं। साथ साथ में मौर्य काल की आर्थिक, राजनीतिक
और सामाजिक जो गतिविधियां है, जो सामाजिक स्थिति है मौर्य काल की, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हम इसका जो पार्ट आप देखते हैं कि इसकी कला को देखते हुए, इसके गुप्तचर व्यवस्था को देखते हुए, इसकी कर प्रणाली को देखते हुए, इसके पतन के कारणों को हम यहाँ पे जानते हैं। तो ये सब बातें भाई आपको मौर्य साम्राज्य से आपको पढ़नी होती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इतनी बातें आप लोगों की समझ में आई होगी कि क्या क्या बातें आपको मौर्य साम्राज्य से पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट, लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोतों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। साहित्यिक स्रोतों पे तो जो आपको एक बुक दिख रही है यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, या आप देख रहे हैं कि एक चेहरा आपको शो हो रहा है। ये चेहरा जो है कौटिल्य है, ये चेहरा जो है विष्णुगुप्त, ये चेहरा जो है आपको चाणक्य के नाम से आप जानते हैं। देखिए, जब आपका कौटिल्य का नाम आता है, विष्णुगुप्त का नाम आता है, चाणक्य का नाम आता है, तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है। कौन सी दो चीजें? एक कैटेगरी तो ऐसी आएगी आगे चलकर, आप इतिहासकारों में देखेंगे आधुनिक भारत के अंदर, वो बोलते हैं कि नहीं, जो है हम वो बोलते हैं कि जो ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, या जो है ये सैनिक प्रशासन के बारे में, या परिषद के बारे में, या किन चीजों की जानकारी जो है, ये जानकारी यहाँ पे नहीं देता है। उसके पीछे वो अपने कारण देते हैं। वो कारणों के बारे में चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन से कारण बोलते हैं कि इन कारणों की वजह से हम ये रचना या ये टाइम फेज जो है मौर्य काल के संबंध में, इसको हम आकलन इसका नहीं कर सकते। एक फिर दूसरा आता है, दूसरा ग्रुप आता है, वो बोलता है कि नहीं, जो हमारी ये प्रथा है कि हाँ ये रचना कौटिल्य की है, और कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य जो है एक ही व्यक्ति था, तो वो अपना एक अलग वर्ग आता है, वो अपना एक अलग वर्ग आता है। वो बोलता है कि ये सब चीजें जो हम आप यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सब चीजें जो है बिल्कुल एकदम यहाँ पे सही है, वो सब चीजें एकदम यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या आपको पढ़ना होता है या कौटिल्य के बारे में, सबसे पहले तो यही है कि भाई जो कौटिल्य है, और कौटिल्य आपने कोई भी, जब भी आपने कोई भी नाटक या कोई भी आपने देखा होगा कि जहां चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं वहीं हम कौटिल्य को पढ़ते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा ये लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन के जो निर्माण में जो मुख्य जो योगदान रहा, मुख्य जो उसके अंदर जो उनको उठाने का जो एक मुख्य है, जो किसी का अगर उसमें प्रभाव रहा तो वो कौटिल्य का रहा। जो आप चंद्रगुप्त मौर्य, एक जो सीरियल भी आता है उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड यहाँ पे करता है। उसके पीछे के कारण भी आप लोग मोटे मोटे जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आने का नहीं, क्योंकि कि नंद वंश के द्वारा उनको अपमानित किया गया, और अपमानित करने के कारण, उनसे बदला लेने के कारण, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो है कौटिल्य को जो है अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति बताया गया है, कि इन्होंने इस प्रकार से इनको जो है यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो ये कौटिल्य के बारे में आप यहाँ पे देखिए, अलग अलग जानकारी मिलती है। आप समकालीन इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कौटिल्य सिर्फ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन तक ही सीमित था, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में ही सिर्फ उसने जानकारी दी है, ऐसा नहीं है। आप जब कौटिल्य की अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो आपने, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब आपने महाजनपदों को पढ़ा था, और महाजनपद काल के अंदर आपने 16 महाजनपद देखे थे, जिनमें काम्बोज, गांधार, काम्बोज, गांधार, आपका कुरु, या फिर आपका पांचाल, या फिर आपका ये अपना वैशाली, या वज्जी, या चेदी, या मत्स्य, या सूरसेन, ये सब आपने महाजनपद को आपने पढ़ा था, क्योंकि हमने शुरुआत ही मौर्य से किया है, तो हमें मौर्य से ही लेके चलना है। मैं तो उसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। तो वहां पे ही आपने कुछ गणराज्यों को भी पढ़ा था, वहां पे ही आपने कुछ गणराज्यों को भी पढ़ा था, जैसे कि अगर आपको याद है, बताइए कुछ की याद है कि जिन्होंने पहले पढ़ा होगा हमारे पास, मद्र, या कंबोज, मद्र, कंबोज, लिच्छवी, मल, ये जो कुछ हमारे गणराज्य है, इनको भी आपने देखा होगा। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मद्र का, कंबोज का, या लिच्छवी का, मल का, इन गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, इन गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। तो फिर क्या आप बोल सकते हैं, इस आधार पे आप क्या बोल सकते हैं कि ये रचना जो है हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का स्रोत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का स्रोत है। फिर आप एक चीज और देखते हैं, आपने अगर थोड़ा सा भी याद है, और किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि ये तो एक ऐसा चैप्टर है
कि लगभग लगभग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक वर्ड आता है अशोक के अभिलेखों में, और अशोक के अभिलेखों में भी तीसरे अभिलेख में एक वर्ड आता है प्रादेशिक रज्जु के अलावा एक तीसरा वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है? कौन सा वर्ड है? युक्त। वेरी गुड डोली। प्रादेशिक रज्जु के अलावा एक वर्ड आता है युक्त। तो आप देखोगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युक्त नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। युक्त नामक शब्द का प्रयोग अधिकारी के अर्थ में किया गया है। तो आप क्या जानोगे यहाँ पे कि भाई अगर उसके उसमें किया गया तो यानी कि उस समय की जानकारी, यानी कि अशोक के अभिलेखों में भी इसका प्रयोग में आया है। तो ये आप इसका आकलन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे देखिए कि जब आप बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक की बौद्ध धर्म के बारे में कौटिल्य की आप बात करते हैं, तो ये कौटिल्य जो है उनका बहुत कम सम्मान करने की बात यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जब आप एक चीज देखिए कि आप मौर्य साम्राज्य में जितने शासकों को देखेंगे ना, शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। बिंदुसार कौन से धर्म को मानते थे भाई? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे, तो बिंदुसार कौन से धर्म को मानते थे? अगर आपसे पूछा जाए बिंदुसार, तो बिंदुसार आजीवक धर्म को मानने वाले थे। अब आप बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक को आप देखेंगे, अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था भाई? अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक के बाद में उसके पोते का जब आप बात वर्णन करते हैं, पोते का वर्णन दशरथ के रूप में आप करते हैं, तो दशरथ कौन से धर्म को मानने वाला था? तो यानी कि आप बौद्ध धर्म को मान रहे, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। तो आप जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा है, जब आपने जो है कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पढ़ा है, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त को जब आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि भाई ये बताता है कि भाई अपने परिवार के पोषण की व्यवस्था किए बिना संन्यास ग्रहण करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि भाई संन्यास हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन परिवार की कोई व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की गई है, तो इसको जो है कौटिल्य अच्छा नहीं मानता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको जो है कौटिल्य जो है यहाँ पे अच्छा नहीं मानता। तो यानी कि आप देखेंगे कि भाई अलग अलग इनके द्वारा यहाँ पे मत मिलता है। और नॉर्मल सी बात यह है कि कौटिल्य के बारे में जब आप देखते हैं कि कुछ इतिहासकार है जो कि इनको जो है अर्थशास्त्र के अंदर जो है इनके रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता के विषय में बहुत बड़ा मतभेद रहा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो है कौटिल्य की रचना नहीं मानते अर्थशास्त्र को। तो ऐसे कई इतिहासकार हैं, अगर उनका नाम मैं लूं यहाँ पे, तो क्या क्या नाम आ सकता है उनका जिन्होंने कहा कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र नहीं है? तो आप बोल सकते हैं, सबसे पहला नाम तो आप लोगों ने बताया जाली। दूसरा नाम क्या है जाली के अलावा भाई? दूसरा नाम है आपका कीथ। जाली, कीथ, और तीसरा नाम है विंटर नित्स। जाली, कीथ और तीसरा नाम है आपका विंटर नित्स। तो ये जाली हो गया या कीथ हो गया या विंटर नित्स हो गया, तो ये जो इतिहासकार है भाई, ये इतिहासकार इसका स्रोत नहीं मानते। ये इतिहासकार जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र को कौटिल्य का स्रोत नहीं मानते। वहीं इसके अलावा दूसरा आप एक ग्रुप देखेंगे, जो दूसरे ग्रुप के अंदर आपका डॉक्टर श्याम शास्त्री आएंगे, डॉक्टर जैकोबी आएंगे, या स्मिथ या केपी जायसवाल साहब आएंगे। वो बोलते हैं कि हाँ, कौटिल्य का ही स्रोत है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का ही स्रोत है यहाँ पे अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का स्रोत है अर्थशास्त्र। अच्छा, इनके द्वारा कई बार कारण की बात आ जाती है कि जैसा कि जाली की बात आप करते हैं, या किट्स की बात आप करते हैं, या विंटरनेट्स की बात आप करते हैं कि क्यों बोला इन्होंने कि कौटिल्य का स्रोत जो है अर्थशास्त्र नहीं है? क्या कारण इनके द्वारा दिया गया है कि कौटिल्य का स्रोत अर्थशास्त्र नहीं है? तो ये इन्होंने बोला है कि पहले तो आप देखेंगे इन्होंने एक बात ये बोली है कि इनकी जो रचना है, इस रचना में ये अपना जो है ये अन्य पुरुष के अंदर लिखी गई, अन्य पुरुष अन्य अन्य भाषा में लिखी गई, यानी कि इसमें कौटिल्य का नाम नहीं मिलता। देखिए, जब नाम की बात आती है तो नाम तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नहीं मिलता। नाम तो जो है इसमें जब आप देखेंगे कि नाम तो इसमें किसका भी नहीं मिलता भाई? नाम तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नहीं मिलता अर्थशास्त्र में उनके। हाँ, या मिलता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है क्या भाई? बताइए। नहीं मिलता। क्या पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी, जो अभी तक एक राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र हुआ करता था पाटलिपुत्र, क्या पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है इसमें? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है? तो नहीं, पाटलिपुत्र का नहीं मिलता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं मिलता है या कौटिल्य या फिर आप चंद्रगुप्त का वर्णन नहीं मिलता है तो फिर ये चंद्रगुप्त के समय में नहीं थे। तो आप इसका सीधा सीधा मतलब ये लगा सकते हैं
कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, ना कि कोई ये किसी काल के बारे में वर्णनात्मक रूप से लिखा हुआ कोई ग्रंथ। यानी कि कहने का मतलब ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा नहीं है कि जो उसमें अकबर के बारे में विस्तार से चर्चा वहां पे करेंगे, या ये कोई जो है यहाँ पे इनके द्वारा किसी के द्वारा लिखी गई गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा नहीं है कि जो ये हुमायूं के बारे में यहाँ पे वर्णन करेगा, या ये यहाँ पे जो है ये अपना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया एक मतलब बड़ा चढ़ा के बातें नहीं है कि जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पे लिख रहा है, या इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। ये तो एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, ये तो एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, ये अपने काल के बारे में वर्णनात्मक रूप से जानकारी यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं कराता है। एक आता है फिर कि भाई पतंजलि ने जो है कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया है, पतंजलि ने समकालीन इनका उल्लेख नहीं किया, पतंजलि ने कौटिल्य का या अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं किया है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या समकालीन पतंजलि इनके समकालीन थे या इनके बाद के काल के थे? पतंजलि क्या इनके समकालीन थे या इनके बाद के काल के थे? यस, इनके बाद के काल के थे। जब आप मौर्यों के बाद में जब मौर्योत्तर पे आते हैं और मौर्योत्तर काल में अब कई सारी डायनेस्टीज को आप देखते हैं, उनमें एक डायनेस्टी आती है आपकी सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी में जो पुष्यमित्र सुंग होते हैं, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में होते हैं ये आपके ये पतंजलि जो होते हैं महाभाष्य के जो लेखक होते हैं। हालांकि ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये वर्णन, देखिए अगर हो सकता है चलो ठीक है ये बोलते हैं भी कौटिल्य का वर्णन नहीं करते हैं या ये जो है ये चंद्रगुप्त का वर्णन नहीं करते, तो ये तो अशोक का भी वर्णन नहीं करते, ये तो बिंदुसार का भी वर्णन नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अशोक की ऐतिहासिकता पर भी यहाँ पे संदिग्ध या क्वेश्चन मार्क लगाया जाना चाहिए, या बिंदुसार की ऐतिहासिकता पर भी लगाना जाना चाहिए। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई पतंजलि जो है एक व्याकरण आधारित वो अपना ग्रंथ लिख रहा है, पाणिनि के आधार पे आप उसको देख सकते हैं, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी उसी के सिद्धांत पे वो वहां पे वो कार्य यहाँ पे कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई इसमें किसी काल का शासकों के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वर्णनात्मक रूप से इनके द्वारा यहाँ पे इसका विवेचना वर्णनात्मक रूप से इनकी यहाँ पे की गई है। तो ये आप बोल सकते हैं, है ना, या यहाँ पे आप बोल सकते, हाँ कौटिल्य का उल्लेख नहीं करता है लेकिन चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख करता है पतंजलि, चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख करता है। तो ये तो एक बार सीधा सीधा भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख जो करता है वो कौन है, राजसभा का उल्लेख करने वाला? तो आप बोल सकते हैं राजसभा का उल्लेख इन्होंने ही किया था, मेगा ये पतंजलि ने उल्लेख यहाँ पे किया था। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे तो आप देखते हैं कि भाई हमारा इसके अंदर 15 भाग आते हैं। 15 भागों में आपको देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप ऐसा भी नहीं है कि एक ही चीज को पकड़ के आप बैठ जाइए, उसके अलावा आपने आगे बढ़ना ही नहीं है। तो अच्छे से आपने काम करना है, आपने देखना है कि किस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 15 भाग इनके, 15 भागों में हम मेन याद रख लेते हैं कि सबसे पहला भाग जो है, पहला भाग जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वो किसके संबंध में? अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला भाग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो किसके संबंध में, बताइए भाई। पहला भाग कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 भाग है, तो पहला भाग आपका रिवेन्यू के संबंध में है। पहला भाग आपका रिवेन्यू के संबंध में है, यानी कि राजस्व के संबंध में है, राजस्व के संबंध में है पहला भाग। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं, दूसरे भाग में जो है किस चीज की चर्चा जो है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है? दूसरे भाग में नागरिक प्रशासन के बारे में, नागरिक प्रशासन के बारे में, नागरिक प्रशासन के बारे में दूसरे भाग में जानकारी प्रोवाइड करता है। तीसरे भाग में अगर मैं बात करूं कि तीसरे भाग में कौटिल्य जो है अपने अर्थशास्त्र में किन चीजों का वर्णन करता है, तीसरे भाग में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में किन चीजों का वर्णन करता है? तो आप बोलोगे दीवानी कानून का वर्णन करता है, दीवानी कानून का वर्णन करता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि चौथे भाग में बताइए कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में किन चीजों का वर्णन करता है, चौथे भाग में बताइए भाई, तो आप बोलते हैं फौजदारी कानून का उल्लेख करता है। ये आज ही तुरंत आपको याद भी कराने में, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आज समझा रहा हूं, आपसे लास्ट में पूछूंगा भी मैं यही के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नोट्स जो है वो माइंड में होने चाहिए। नहीं भाई, क्लास आपका हिंदी में ही होगा राहुल प्रसाद, ये मैंने आपको कल भी बोला था आपको, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी सिंगल वर्ड हो आपका वो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप भी देखते हैं फौजदारी का मतलब होता है आपका क्रिमिनल, जो आप देखते हैं ना जुडिशरी के अंदर
एक आपका क्रिमिनल होता है और एक आपका जो रिवेन्यू के रिलेटेड होता है, दीवानी जो है रिवेन्यू के रिलेटेड होता है, और फौजदारी जो है आपका ये क्रिमिनल जो है आपका, यहाँ पे क्रिमिनल लॉ जो होता है इसके अंदर हमारा आता है। फिफ्थ पार्ट बताइए आप जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पांचवा भाग कौन सा है? पांचवा भाग जो है, पांचवें भाग के अंदर किन चीजों के वर्णन मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सभासद और कर्मचारियों का वर्णन मिलता है। सभासद और कर्मचारियों का वर्णन यहाँ पे हमारा मिलता है। छठे भाग में किन चीजों का वर्णन मिलता है? छठे भाग में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन चीजों का वर्णन मिलता है? छठे भाग में तो आप बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से 7 सिद्धांत होते हैं भाई? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत में राजा की तुलना किससे की गई है, राजा की तुलना किससे की गई है, या अमात्य की तुलना किससे की गई है, या सेना की तुलना किससे की गई है, या जो है आपकी ये तुलनात्मक रूप जो है यहाँ पे आप इसका देखेंगे कि सप्तांग सिद्धांत के अंदर, सप्तांग सिद्धांत के अंदर। अच्छा आप बताइए, स्वामी की तुलना एक एक करके बताना है। स्वामी की तुलना किससे की गई है भाई? स्वामी की तुलना एक एक बताना है भाई। स्वामी की तुलना यानी कि राजा की तुलना, आप बोलिए राजा की तुलना किससे की गई? सप्तांग सिद्धांत में राजा की तुलना किससे की गई है? शरीर के कौन से अंग से की गई है? सिर से की गई, सिर से की गई, सिर से की गई। अमात्य की तुलना किससे की गई है? अमात्य की तुलना किससे की गई भाई? अमात्य की तुलना, अमात्य की तुलना किससे की गई है? आंखों से की गई है अमात्य की तुलना। राष्ट्र की तुलना किससे की गई है? राष्ट्र की तुलना, राष्ट्र की तुलना किससे की गई है? राष्ट्र की तुलना, जिसने पता है वो बता रहा है, अदरवाइज जो है आपको ये सप्तांग सिद्धांत वाला जो भाग है ये आपको पता होना चाहिए कि सप्तांग सिद्धांत के अंदर हमारा कौन से पार्ट में राजा की तुलना किससे की गई है, अमात्य की तुलना किससे की गई है, राष्ट्र की तुलना किससे की गई है, या राष्ट्र के बाद आप देखते हैं दुर्ग की तुलना किससे की गई है, या दुर्ग के बाद में आप देखते हैं कोस की तुलना किससे की गई है। ये सब चीज आप देखते हैं, कोस की तुलना हम्म किससे की गई है। तो ये चीजें आप देखोगे, मैटर आपका उसमें मिलेगा। तो ये चीजें आपने देखनी है। सप्तांग सिद्धांत, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सप्तांग सिद्धांत कौन से भाग का पार्ट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, तो आप बोलोगे ये छठे भाग का आपका पार्ट है, सिक्स सिक्स सिक्स। तो इसके बाद में सेवंथ एट्थ, सेवंथ का पार्ट, सेवंथ में क्या आता है भाई? सेवंथ पार्ट में किन चीजों की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? सेवंथ पार्ट के अंदर किन चीजों की जानकारी मिलती है? हम्म अच्छा, विदेश नीति का उल्लेख मिलता है, विदेश नीति का उल्लेख सेवंथ पार्ट के अंदर मिलता है। और एट्थ पार्ट में किन चीजों की जानकारी मिलती है भाई? एट्थ पार्ट में किन चीजों की जानकारी मिलती है? सेवंथ में विदेश नीति हो गया, एट्थ में क्या है भाई? एट्थ में, एट्थ में आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर साथ के साथ बताएंगे तो ये चीज अच्छे से आ जाएगी, अदरवाइज मैं तो प्रोवाइड करा ही दूंगा भाई। युद्ध संधि, हाँ, युद्ध संधि एट्थ में। नाइन्थ में बताइए भाई, नाइन्थ में, नाइन्थ में युद्ध में विजय के उपाय, युद्ध में विजय के उपाय, 9 10 11 12 13 14, ये एक बार आपने देखना है। इसके बारे में फिर मैं चर्चा करूंगा डिटेल से, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब आप देखते हैं, जब इस पे क्वेश्चन बनता है कि क्या, हाँ, जब इस पे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में कौटिल्य ने भी वर्णन किया है, जिसके बारे में मेगास्थनीज ने भी वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज के बारे में ये बात तो आप जान ही गए हैं कि भाई मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें राज्यसभा में भेजा गया था। और ये कौन से मेगास्थनीज, अब की बार कौन सा हेरोडोटस आया था ना, अब की बार अब एग्जाम में भाई हेरोडोटस की कंट्री पूछी गई थी ना शायद। हाँ, हेरोडोटस की कंट्री पूछी गई थी, है ना, एक यूनानी इतिहासकार है। देखिए, जो आपका सिलेबस का पार्ट है ना, सिलेबस के पार्ट से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप जब इसको आप देखते हैं कि 3 प्रकार के आपके साहित्य आते हैं, उनमें आप यूनानी साहित्य देखते हैं,
उनमें आप चीनी साहित्य देखते हैं, उनमें आप अरबी साहित्य देखते हैं। या तो आपसे यूनानी साहित्य में से आपका क्वेश्चन बनता है, उसमें चाहे हेरोडोटस हो, चाहे एरियन हो, चाहे स्ट्रैबो हो, चाहे प्लिनी हो, चाहे आपका कोस्मोस हो, चाहे आपका प्लूटार्क हो, इनमें से आपका आता है। या फिर आपका जो है, जो हमारे चीनी साहित्य है, चाहे उसमें ह्वेनसांग हो, चाहे उसमें इत्सिंग हो, चाहे उसमें ये अपने दूसरे फाहियान हो या ये वगैरह हो, इन चीनी साहित्य से हमारा आता है। या फिर हम अरबी साहित्य देखते हैं, तो अरबी साहित्य में हमारा चाहे सुलेमान हो, चाहे उसमें अल मसूदी हो, चाहे उसमें अल बरूनी हो, चाहे उसमें और कई सारे मुसलमान इतिहासकार हो, तो अरबी साहित्य में आता है कि नहीं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो हमेशा पक्का ही पक्का आता है, पक्का पक्का आता है कि नहीं आता है भाई। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है भाई। ठीक है, तो चीजों पे काम उन पे करना है कि जहां से आपका क्वेश्चन आपका बन रहा है, जहां से क्वेश्चन आपका बनना है, उन चीजों पे काम करना है। देखिए कौटिल्य अपने बारे, मैंने 15 भाग आपके इसके देखिए। इसके बाद में आप जब मेगास्थनीज की बात करते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका को आप बात करते हैं, तो ये मौर्य दरबार में बहुत समय तक रहा है। हाँ, मौर्य दरबार में बहुत समय तक ये रहा है, और ये उसने जो देखा सुना उसका इंडिका में अपना वर्णन किया है। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या चीज यहाँ पे देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में, कि जो आज आप देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका, वो अपने उस स्वरूप में हमें प्रतीत नहीं होती, दिखाई देती। उस स्वरूप में भाई जो एच डी जो बातें थी, देखिए कुछ भ्रामक विवरण तो हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलते ही है, लेकिन भ्रामक विवरण के साथ में भी जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अब जो है अपनी मूल रूप में मेगास्थनीज की इंडिका हमें प्रोवाइड नहीं होती। आगे आने वाले यूनानी लेखकों के द्वारा इसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया है, कुछ ने मेगास्थनीज के बारे में बताया है, कुछ ने उनके बारे में आलोचना की है। वो चीजें आप मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पे आप देखते हैं कि एरियन हो गए, चाहे स्ट्रैबो हो या पिलनी हो, इन्होंने आगे चलकर मेगास्थनीज के बारे में बोला है। तो इन्होंने तो, जब आप स्ट्रैबो की आप बात करते हैं, तो स्ट्रैबो ने तो मेगास्थनीज का जो वृत्तांत है उसको पूर्णतः बिल्कुल असत्य मान के, मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य माना। या फिर इनके बारे में बोला कि ये जो भी बातें देते हैं इसके बारे में प्रमाणिक बातें इनकी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने जो है कई सारी चीजों बोले कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इन्होंने एक बात बोल दी कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो आपने क्या ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा को भारत में नहीं देखा कि ऋग्वेदिक काल में भारत के अंदर दास प्रथा थी? ऋग्वेदिक काल में आपने पढ़ा है कि ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा थी? तो ये बोलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। ये बोलता है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा है। तो इन चीजों के कई सारे ऐसे वर्णन होते हैं जो भ्रामक वर्णन ये देखता है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजों की भारतीय, चाहे भाषा है, भारतीय रीति रिवाज है, या भारतीय रीति रिवाज के साथ में या और भी कई सारी बातें ये करता है यहाँ पे, कि भूमि जो है वो बड़ी फर्टाइल होती थी, या जो है जनता जो है पूर्ण रूप से वो आत्मनिर्भर थी, या मौर्य जो डायनेस्टी है ये हमारा शांति और समृद्धि का काल था, या जो है यहाँ पे भारतीयों के बारे में बोलता है कि भारतीय जो है साहसी हुआ करते थे, भारतीय वीर हुआ करते थे, भारतीय जो है बहुत बड़े सत्यवादी हुआ करते थे, असाधारण वेशभूषा भारतीय पहनते थे, या सादगी का जीवन जो है भारतीय जीते थे। भारतीय समाज को इसने 7 भागों में डिवाइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से क्वेश्चन बनो या ना बनो। जिस प्रकार कौटिल्य की अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत से क्वेश्चन बनता है ना, उसी प्रकार मेगास्थनीज के अंदर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो 7 भागों में जो डिवाइड किया गया ना, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फर्स्ट भाग में किसको सबसे ऊपर किसने रखा? फर्स्ट भाग में सबसे ऊपर किसको रखा है इसने? तो फर्स्ट भाग में सबसे ऊपर जिसको रखा है वो है आपका दार्शनिक। दार्शनिक फर्स्ट भाग में इसने दार्शनिक को रखा है। दूसरे में किसको रखा है? दूसरे में किसको रखा है? दूसरे भाग में बताइए भाई। मैगस्थनीज ने जो समाज का जो वर्णन 7 भागों में किया है, तो दूसरे भाग में इसने किसान को रखा है। दूसरे भाग में इसने किसान को रखा है। तीसरे भाग में इसने किसको रखा है भाई? तीसरे भाग में इसने किसको रखा है? पशुपालक समाज को। पशुपालक समाज को। ये हमारा आपका नहीं चलेगा कि नहीं पशुपालक समाज इतने नंबर पे आना चाहिए या दार्शनिक इस नंबर पे आने चाहिए। देखिए दार्शनिक को टॉप पे रखा है। टॉप पे रखने का मतलब क्या है? हालांकि जब आप देखेंगे बिंदुसार को, आप देखेंगे बिंदुसार के समय में एक दूत आएगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो 3 चीजों की मांग करता है। उनमें एक दार्शनिक भी होता है, लेकिन दार्शनिक जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। दार्शनिक जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। तीसरे नंबर पे पशुपालक समाज आएगा। चौथे नंबर पे कौन सा समाज आएगा? व्यापारी समाज।
व्यापारी और शिल्पी समाज। चौथे नंबर पे आपका व्यापारी और आपका शिल्पी समाज आएगा। पांचवें नंबर पे कौन सा समाज आएगा भाई? पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे योद्धा, योद्धा, योद्धा। छठे नंबर पे कौन सा समाज आएगा? छठे नंबर पे कौन सा समाज आएगा भाई? छठे नंबर पे, अच्छा निरीक्षक, गुप्तचर, यस, निरीक्षक वगैरह, यस, छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पे कौन सा आएगा भाई? सातवें नंबर पे कौन सा समाज आएगा? मंत्री वगैरह या मंत्री परिषद। तो भाई देखिए, दो चीजें होती है, मैं आपको इसमें बताऊं, है ना। दो चीजें समझिए इसमें, बात जो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इंडिविजुअली नाम लूं, अमितेश कुमार जी या वी एस राघव जी या बी आर शर्मा जी या फिर आपका जो है ये आपका प्रदीप कुमार जी मौर्य जी, प्रतिभा चौहान जी या राहुल प्रसाद, जो भी स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं, उनके उनके बारे में एक बात बताऊं। दो बातें ऐसी है कि एक तो है कि आपको पढ़ने में अच्छी लगे, उसमें इंटरेस्ट आए, वो चीज होती है इतिहास में। एक चीज होती है कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीजें है ना ये कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है। और जरूरी नहीं है इतिहास में कि सारी की सारी कहानी है, कहानी आपको आनी चाहिए, कहानी के अलावा और कुछ आपको नहीं आना चाहिए। ना तो सिर्फ कहानी कहानी से आपका काम चलेगा, और ना ही सिर्फ आपको रटने रटने से काम चलेगा। तो बातें भी समझ में आनी चाहिए, और बातों के साथ में उनके द्वारा किन चीजों को मेनली एग्जाम में फोकस बनाया जाता है, वो सब बातें भी आपकी समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में जो फोकस जो किया जाता है वो किन किन बातों को किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं मैगस्थनीज के बारे में मैंने बताया कि मैगस्थनीज के ने बताया कि भारत के अंदर भूमि बहुत फर्टाइल होती थी, भारतीय लोग जो है आत्मनिर्भर होते थे, भारतीय जो है मौर्य साम्राज्य शांति का काल था, मौर्य साम्राज्य में लोग जो है सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, लोग नैतिक दृष्टि से जो है उत्कृष्ट होते थे, इनकी वेशभूषा जो है वो बहुत ही सादी होती थी, या ये हमेशा ये जो साहसी होते थे, वीर होते थे, सत्यवादी होते थे, या ये समृद्धि इनके काल के अंदर थी। या फिर आप कई सारे भ्रामक विवरण भी आप देखते हैं जो मैगस्थनीज देता है, जो बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा है। जैसे कि मैंने दास्ता के बारे में, अकाल व्यवस्था के बारे में बताया है। तो यहीं पे ये समाज को, भारतीय समाज को, वैसे तो आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे भारतीय समाज चार वर्गों के अंदर डिवाइड था, और चार वर्ण थे आपके कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। यही तो पढ़े है ना अभी तक आपने कि समाज कितने भागों में डिवाइड होता था, या तो ब्राह्मण वर्ग में या क्षत्रिय वर्ग में या वैश्य वर्ग में या शूद्र वर्ग में, इनमें डिवाइड होता था। लेकिन मैगस्थनीज ने तो दार्शनिक में, किसानों में, पशुपालक में, व्यापारियों में, योद्धाओं में, सिख या इनमें गुप्तचरों में या मंत्रियों में, इन्होंने सात भागों में मैगस्थनीज ने समाज का वर्णन किया है। इन्हीं से तो स्टेटमेंट बनती है आपकी, इन्हीं से स्टेटमेंट बनती है आपकी। तो मैगस्थनीज, हाँ। अच्छा देखिए, राघव बोल रहा है कि मैंने पढ़ना शुरू किया और लूसेंट से पढ़ रहा हूँ। मैंने कल ही इसके बारे में बताया था कि तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं, जो इसने पढ़ना शुरू किया है, जो कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं, और जो अलग ही तीन प्रकार के स्टूडेंट। तो ये लूसेंट वूसेंट को किसी जो अच्छी सी अलमारी है जिसके अच्छा सा लॉक है, उसमें बंद करके रख दो इसको। लूसेंट वूसेंट इसमें काम नहीं आएगी भाई। लूसेंट तो क्या, कोई गाइड बुक भी काम नहीं आएगी। ठीक है। लूसेंट से नेट की तैयारी नहीं होगी, लूसेंट से सिर्फ एसएससी कांस्टेबल की तैयारी होगी, या आप सीजीएल वगैरह दे लीजिए, जो है उसकी तैयारी आपकी हो। इसकी नेट की तैयारी लूसेंट से नहीं होगी, या घटना चक्र से नहीं होगी, या आर्य से नहीं होगी, या जो है किरण से नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना आपने। वहां पे पता क्या होता है, जो एसएससी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जब मौर्य सॉरी जब वो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 4 से ज़्यादा क्लास नहीं लगाते हैं। टीचर जो होते हैं एसएससी में जो हम पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में जो है 15 से ज़्यादा पूरी क्लास नहीं होती है। एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न की मिला के 15 क्लासेस बहुत होती है। 15 क्लासेस जो है वो आपकी बहुत होती है, 15 क्लासेस मान के चलिए इस बात को। लेकिन यहाँ तो भाई एक चैप्टर में एक ही, भाई बाद में मैंने कल की क्लासेस आपको, नीलम जो कल की अगर आपको क्लासेस नहीं मिले मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर करूंगा। कल मैंने वो सब बातें वर्णित की है। तो यानी कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 15 क्लास तो यहाँ पे एक चैप्टर के अंदर निकल जाती है। 15 क्लासेस तो यहाँ पे एक चैप्टर के अंदर निकल जाती है। तो आप भाई उसके बारे में थोड़ा सा अपना जो एक माइंड सेट है उसको अपना अलग बना के रखिए। तो मेगास्थनीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 7 प्रकार के समाज को 7 भागों में इसने डिवाइड किया है। और देखिए, कौटिल्य जो है पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं करते हैं, पाटलिपुत्र लेकिन जो है
इसके अलावा जब आप मेगास्थनीज को आप देखते हैं कि मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र का प्रशंसा करता है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में बताता है कि ये पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा नगर था, ये 16 किलोमीटर लंबा होता था, या ये जो है अपना इधर चौड़ाई की अगर आप बात करें तो 3 किलोमीटर के अंदर इसकी चौड़ाई अपनी हुआ करती थी, जो इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बोला। और वहाँ पे नगर का जो प्रबंध है वो वहाँ पे उनकी एक म्यूनिसिपल जो बॉडी होती थी, वो म्यूनिसिपल बॉडी होती थी, उसके द्वारा यहाँ पे होता था। और यही बोलता है कि यहाँ पे जो है 5-5 सदस्यों की कितनी समितियां होती थी, 5-5 सदस्यों की कितनी समितियां होती थी भाई इनकी, 5-5 सदस्यों की इनकी यहाँ पे 6 समितियां हुआ करती थी, 5-5 सदस्यों की इनकी 6 समितियां हुआ करती थी, जो वर्णन करता है मैगस्थनी। उन वर्णन को मैं आपके साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको रेगुलर क्लास में डिस्कस करूंगा, ये तो चीजें निकलने नहीं दूंगा, ठीक है ना, इन चीजों को याद रख लेना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो सब बातें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैगस्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनकी राजनीतिक, इनकी सामाजिक, इनकी धार्मिक और इनकी आर्थिक दशा पे इनका अपना एक फोकस होता है, जो इन पे वो अपना वर्णित अपना रहता है। तो ये सब बातें इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किन के बारे में मैगस्थनी ने क्या बोला है, इनके बारे में जब हम एक बार रीडिंग भी करेंगे तो वो सब चीजें वहां से हमारी निकल के आ जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ पे तो हमारा रेगुलर वे में डिस्कस यहाँ पे बना ही रहेगा कौटिल्य या मैगस्थनीज के बारे में। अब इनके अलावा कोई और जो एक्सटर्नल जो सोर्सेज है हमारे मैगस्थनीज की, इंडिका के अलावा, वो सोर्सेज भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे और आते हैं। तो पहले लिटरेरी सोर्सेज में ही आप देखते हैं, क्योंकि लिटरेरी आप देख रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से इस बार भी एग्जाम के अंदर 3-4 क्वेश्चन तो सोर्स सोर्स से आगे होंगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे वो मौर्य के हो, चाहे वो चोल के हो, पांड्या के हो, या वो जो है प्रतिहार के हो, राजपूतों के हो, किसी के भी हो, कहने का मतलब है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सोर्स के संबंध में आपके यहाँ पे बन गए होंगे, और इतने बनते भी हैं, है ना। अगर आप सोर्स को, हम क्या करते हैं, हम इनको एक ही बार में रटने की कोशिश करते हैं, एक ही बार में रटने की कोशिश करते हैं कि पहले 2 पेज पे दिए गए हैं सोर्सेज। देखिए जब टाइम कम होता है तो यही सब चीजें होती है, लेकिन जब अब टाइम आपके पास में है तो आप समझिए कि कौटिल्य का टाइम पीरियड क्या था, मैगस्थनीज ने कब क्या लिखा, या विशाख दत्त आप देखते हैं कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, तो मुद्रा राक्षस जो है किस चीज की जानकारी देती है, या किस पर लिखा गया ये स्रोत है। ये तो कोई आपका, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर रेखा पटेल की याद नहीं होता, ये कोई कारण ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब अगर आप उसको पढ़ रहे हैं या उसको आप याद करने की आप कोशिश कर रहे हैं और आपको वो याद नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है इस यूनिवर्स के अंदर। आप शिद्दत से उसे एक बार चाहो तो, जब आप उसे शिद्दत से आप चाहोगे, उसको शिद्दत से पढ़ोगे, आप शिद्दत से तो आप जो भी कुछ करते हैं वो हो जाता है, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से होता है ना। जो शिद्दत से चाहते हैं वो मिल जाता है कि नहीं मिलता है, जो भी हम शिद्दत से चाहते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, या कभी कभी मिलता है, मिल जाता है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ चल। कभी कभी मिलता है, कोई कह रहे कभी नहीं मिलता है, कोई कह रहे मिलता ही नहीं है, कोई कह रहे मिल जाता है, सब अपने अलग अलग उस मोड़ पे लेके गए हैं, है ना। ठीक है, तो हम मुद्रा राक्षस को देख रहे थे, ये विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। 2018 के अंदर ये सीधा सीधा ही आ गया कि जो है कौटिल्य की योजनाओं के बारे में वर्णन करने वाला स्रोत कौन सा है। तो कौटिल्य की योजनाओं के बारे में वर्णन करने वाला जो स्रोत है, जो सोर्सेज है, वो हमारा जो है विशाख दत्त ही है। विशाख दत्त उसके बारे में उल्लेख करता है मुद्रा राक्षस के अंदर, मुद्रा राक्षस के अंदर। देखिए जो बात बात में जो आपका नंद राजा आ रहा है ना, ये नंद राजा आ रहा है कि नंद राजा, ये नंद का भी एक अपना इतिहास है। जैसे कि मौर्य को तो आपने देख लिया कि मौर्य का इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। और आपने एक चीज देखी थी, अगर आपके थोड़ा सा भी कभी आपने दिमाग में आपके आई हो कि इससे पहले जब शुरुआत हमारी हुई थी द्वितीय नगरीकरण के काल के बाद में, जो हमारे ये जो 16 महाजनपद हमारे जो मिले थे, इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन सा महाजनपद था भाई ये जो सर्वाधिक शक्तिशाली था? ये मगध महाजनपद था, ये मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद में कौन सा वंश आता है सबसे पहले?
मगध महाजनपद में कौन सा वंश आता है भाई सबसे पहले? नहीं, नंद वंश सबसे पहले नहीं आता है, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। नंद वंश सबसे पहले ही आ जाता है क्या? ये हर्यक वंश कहाँ गए ये, या ये दूसरे वंश कहाँ गए, है ना? हर्यक वंश आता है जो बिंबिसार वाला, या अजात शत्रु वाला, या उदयन ये वाला। हर्यक वंश के बाद में दूसरा शिशुनाग वंश आता है, या फिर उसके बाद में आप ये देखते हैं आपका नंद वंश आता है, और नंद वंश में माँ पदम नंद या घनानंद वगैरह आप देखते हैं। तो ये घनानंद यानी कि नंदों के द्वारा जो कौटिल्य को जो अपमानित किया गया, उसके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इतना याद रखना है आपने विशाख दत्त के बारे में। तो सिर्फ है ना, मेगास्थनीज के बारे में मैंने आपको विस्तार से यहाँ पे जो है वर्णन आपको कराया है। इसके बाद में मेगास्थनीज के बाद में तो आप चाहे कुछ जैन ग्रंथों की बात करें। देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, यानी कि ये आप 4th सेंचुरी बीसी को आप पढ़ रहे हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य को आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपका 4th सेंचुरी बीसी है ना, 4th सेंचुरी बीसी, यानी कि ईसा से पहले की बात ये आप कर रहे हैं। और यानी कि ईसा से पहले की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसमें आप दो चीजें देखते हैं कि आपका समकालीन जो आपका यहाँ पे समकालीन जो है बौद्ध धर्म की बात आप करते हैं, या समकालीन जो है आपके जैन धर्म की बात करते हैं, कि ये दोनों के दोनों जो धर्म है आपके, ये 6th सेंचुरी ये बीसी के जो आपके धर्म है, लेकिन जो इनको जो इनको जो एक प्रसिद्धि जो मिली, इनको जो एक इनका जो उत्थान जो हुआ, वो आप अशोक के समय में, या वो आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आप देखते हैं। तो यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अशोक के समय में आपको ये सोर्सेस हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पे हमारा जानकारी, ये हाँ, ये सोर्सेज हमारे यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। चाहे उसमें हम जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की बात करें, चाहे उसमें हम जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन की बात करें, चाहे उसमें हम जैन ग्रंथ कथाकोश की बात करें, चाहे उसमें हम जैन ग्रंथ वृहत कथाकोश की बात करें। तो ये सारे सोर्सेज जो हमारे हैं, ये हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी अवेलेबल कराते हैं। बौद्ध ग्रंथ में भी इसी प्रकार है कि बौद्ध ग्रंथ में तो आप यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ के अंदर भी आप देखते हैं कि भाई ये हमारे दीपवंश महावंश जो हमारी अनुसूत्री है, अनुश्रुतियां है, ये हमें इसकी जानकारी प्रोवाइड यहाँ पे हमारी इसकी कराते हैं, दीपवंश महावंश। ठीक है ना? हाँ, यस। और मैंने आपको विस्तार से बताया है कि आपका मैंने आपको विस्तार से बताया है कि आपका चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे उसमें बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे उसमें जैन ग्रंथ हो, कोई सा भी ग्रंथ जो है आपका यहाँ पे जानकारी हमें प्रोवाइड ये कराता ही कराता है। इसके अंदर हमें चाहे आप इसके अंदर आपका चाहे दक्षिण के अंदर जो हमें संगम डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, संगम डायनेस्टी में दो हमारे लेखक आते हैं। एक लेखक में आप मामूलनार पढ़ते हैं, और जो दूसरा लेखक है वहां पे आप कपिलर को पढ़ते हैं। मामूलनार और कपिलर को आप यहाँ पे पढ़ते हैं, मामूलनार और कपिलर। ये देखिए संगम डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो है मामूलनार और कपिलर, यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बारे में जानकारी प्रोवाइड हो रही है, यानी कि यहाँ पे हाँ एहनानू, हाँ यस, इसमें मामूलनार में आप देखेंगे एहनानू, और कपिलर में आप देखेंगे परनार। कपिलर में आप देखेंगे परनार, परनार मौर्यों का उल्लेख इसके अंदर हुआ है। तो यानी कि दोनों के दोनों में, के दोनों में आप ये जानकारी प्रोवाइड होती है। तो इतने सारे सोर्सेज जो है आपको मौर्य काल के अंदर जो है लिटरेरी सोर्सेज के अंदर जो है आपको पढ़ना है। ये तो चाहे उसमें कपिलर की बात, मामूलनार की बात, या विशाख दत्त की बात, या बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ की बात है, इनमें तो सिर्फ नाम याद रखना है आपने, पतंजलि की बात हो जाए, है ना। विस्तार में जो जाना है वो मैगस्थनीज के बारे में जाना है, विस्तार में जो जाना है वो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको विस्तार में जाना है। अदरवाइज तो ये इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ही यहाँ पे आपने पढ़ना काफी आपके लिए पड़ जाता है। ठीक है, इसमें हमारी एक चीज बचती है। एक चीज क्या बचती है कि जो दूसरे यूनानी जो लेखक है ना, हालांकि वो बाद के काल के है, वो मौर्य काल के नहीं है। चाहे उनमें स्ट्रैबो की बात करें, चाहे उसमें पिल्ली की बात करें, चाहे उसमें ये प्लूटोर्क की बात करें, बाद की ईसा के अंदर कोई ईसा से 1 साल पहले, 1 ईस्वी पहले, कोई ईसा के 1 ईस्वी बाद भी है ना। लेकिन उनके बारे में भी हम वर्णन यहीं पे कर लेंगे, और इसके बाद में जो हमारा पार्ट होगा वो पुरातात्विक स्रोतों का होगा, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में होगा। लेकिन ये 50 मिनट जो मैंने आपको बताया है ये लिटरेरी सोर्सेज के बारे में था। अब आप पहले मैं वही है 10 मिनट में आपसे पूछ लूं कि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए इसके संबंध में, या इसके अलावा कोई भी है जो भी नए या पुराने स्टूडेंट है, मैं मौका दूंगा। ऐसे तो नहीं, कोई भी कहीं से भी पूछेगा तो वो पूछ सकता है भाई। पहले पूछने, हाँ पूछिए भाई।
राहुल। अभी हमने पढ़ा तो कैसे। मैंने एक बात बताई थी कल आपको, है ना, नोट्स नहीं बनाना है भाई। बस आपने, मैंने एक बुक सजेस्ट की थी आपको कि आप माइक ऑफ कर लीजिए आपका, है ना, माइक ऑन है तो ज्यादा साउंड हो रहा है। आपके पास में इतना समय नहीं है भाई कि आप यहाँ पे इसको रेड पेन से, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से या पिंक से जो है इसको सजाएं। नोट्स बनाने के आपके पास में समय नहीं है। आप एक बुक ले लीजिए। मैंने जो बुक्स प्रीफर की थी आपको, वो आपको बोला था कि के सी श्रीवास्तव ले लीजिए। जैसे कि हमारा टारगेट है 6 दिन के अंदर कि ये मौर्य साम्राज्य हमें 6 डेज के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए कि क्लास तो आपको सुननी सुननी है। वही चीजें जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। अब आप आज जो है लिटरेरी सोर्सेज को जो है आपको पढ़ेंगे ना, किसी श्रीवास्तव से या उपेंद्र सिंह से या कहीं से भी आप पढ़ दो, सौरभ चौबे से कहीं से भी आप पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ये हमारे पे आ गया है। तो 6 दिन के अंदर जैसे हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 6-7 दिन में, वहां पे आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो वहीं पे आपने जो मेन मेन चीज लग रही ना हाईलाइटर से, वहीं पे उसको अंडरलाइन कर लेना है। वही आपके लिए नोट्स है, बस वही आपके लिए नोट्स है भाई। अगर आपके पास में समय होता तो आप, अगर आपको लग रहा है कि मुझे जून नहीं देना है, तो आप फिर कर सकते हैं। और बताइए भाई, और कोई डाउट हो तो किसी का पूछ, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट हो तो पूछिए भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई डाउट नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलिए मालती। सर डाउट नहीं है सर। मुझे ये पूछना था, जो उसमें आया था ना पेपर एग्जाम में, मेरे में सेकंड आया था ना सर, वो तो शेप आई थी, क्या आया था पता नहीं, कटोरी में था कौन सा अरे ऐसा। वो आएगा उसमें, कल का पुरातात्विक स्रोतों में हम उसी को पढ़ेंगे। आज साहित्यिक स्रोत है, मैं साहित्यिक स्रोतों के संबंध में या कोई भी आपका एग्जाम के उसमें कोई भी आपको वैसा डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिए। पुरातात्विक नहीं स्रोतों में। सर, वो इससे तो कोई नहीं। हाँ भाई, तो राघव, हमिदेश, अनीता मौर्य, गोपाल ठाकुर। हाँ बताइए। हाँ, सॉरी। हो जाएगा हो जाएगा, आपके पास बुक नहीं है तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। और यही चीजें आज रात आप 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज होगी, है ना, तो क्विज में जब आप करेंगे ना, आपको पढ़ा हुआ लगेगा सब चीजें। लिंक आ जाएगा। हाँ, उसको उसको अवेलेबल हो जाएगी आपको टेलीग्राम पे 8 बजे ना। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल इसको हम अपना आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।